जय श्री राम। परम प्रियबंधु भगिनी, इस वीडियो में एक बड़ी छोटी चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण गणवेश क्या होता, उसकी केवल एक नाम गणना करता। मेरी इच्छा तो थी कि मैं पूर्ण गणवेश धारण कर उसके अंग उपांग की एक चर्चा करता, लेकिन आयु के आधिक्य और प्रभाव के कारण मैं केवल यहाँ कथात्मक शैली में ये चर्चा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अपने यहाँ नख सिख या सिख नख दो प्रकार के वर्णन होते। मैं यहाँ जो वर्णन करता हूँ, जो अपनी शास्त्रीय परंपरा है नख सिख, उसकी तरह से प्रारंभ करता। यूँ इसमें जो पहला अंग होता वह है पदवेश, जूता। इस जूते की बात करें तो पहले ये काले चमड़े का कुछ बड़ा बूट टाइप का जूता होता, भारी होता, जिसको पहनकर बड़ी दूरी तय करना ये कठिन भी होता। यदि 3-4 किलोमीटर का पथ संचरण हो तो पैर भर जाते, इतना गंभीर होता, लेकिन मजबूत होता। वह एक बार पॉलिश करके चमका दिया जाए तो उसको पहनने के बाद एक गरिमा होती है। ऐसा एक पदवेश, ये बूट। कालांतर में उस बूट की जगह कुछ हल्के जूतों ने लिया, यूँ यो भी चमड़े का होता। लेकिन अपने यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि मैं चमड़े का कोई जूता धारण नहीं करता, ऐसे में रैक्सीन या कुछ उसके विकल्पों की भी संभावना देखी गई। ऐसे विभिन्न रूप में चमड़े के विकल्प वाले जूतों के को ही अपने यहाँ वेस्ट में स्वीकार कर लिया गया। यूँ जो चमड़े का जूता होता वह भी मृत चमड़े का होता, इस रूप में वह धारण करने योग्य रहा। लेकिन जो लोग चमड़े के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं उनके लिए विकल्पों की भी एक व्यवस्था हुई। फीतेदार ऐसा एक जूता जिस पर पॉलिश किया जाए, न पॉलिश किया जाए, साफ सुथरा रखा है, चमक उठे, ऐसा एक पदवेश। मोजा, तो मोजे में पहले सूती मोटा वाला एक मोजा होता था, ऊनी मोजा होता, जो मोड़ने के बाद भी और काफ़ी ऊंचाई तक टखने को ढक जाता। अब उसका स्थान नायलॉन या कुछ रेशेदार फाइबर के मोजों ने लिया, वह भी स्वीकार है, लेकिन उसको मोड़ के यानी पूरा खोल कर धारण करना नहीं, तो उसको 4 इंच की चौड़ाई में 2 या 3 फोल्ड करके और उसको एक आकार दिया जाता। यही अपने वेश के साथ मोजे का स्वरूप होता। पैंट में पहले हाफ पैंट यानी खाकी हाफ पैंट, जींस खाकी जींस, यह वेस्ट का अंग हुआ करता। अब फुल पैंट हो गया है, मैरून कलर का, एक अलग तरह का सिला हुआ, जिसमें कि बेल्ट के लगाने के बक्कल भी हों, तो ऐसा एक पैंट वो एक प्रकार से सिला जाता, उसमें एक रुकता हो, इसलिए संगठन की ओर से वस्त्र भंडार में उसको देने की व्यवस्था बनाई गई और सस्ते में वह अच्छे श्रेणी का एक रूपता का लिया हुआ वह पैंट मिल जाए, इसकी व्यवस्था की जाती। वह इतना लागत मूल्य से सस्ता पड़ता कि बाहर आम जीवन के लोग भी उस पैंट को लेकर और अपने विविध प्रयोगों में लाते। इस प्रकार एक संघ के इस वेश का कोई अलग उपयोग हो यह स्वीकार्य नहीं, तो कार्यकर्ताओं को ही ये मिला है, इसकी चिंता वस्त्र भंडारों में की जाने लगी है। इसी के साथ उसमें एक बात जोड़ूं कि वह इतना भी ज़मीन से न रगड़ते, यानी उसको आमतौर पर नीचे का हिस्सा खुला होता है, जिसको अपनी इच्छा से आपको जोड़ करके तुरपाई करानी होती है। आप उसको कराते समय इतना ज़मीन से घिसटता हुआ न चले, यानी जिससे कि जूता पूरा दिखाई पड़े। जब आप संचलन करें तो पैरों के मिलाने का जो एक स्वरूप होता है वो दिखाई पड़े। तो कहा कि जूते का जो अंतिम छोर है वहाँ तक ही वो होना चाहिए, यानी बहुत ऊंचा हो, हास्यास्पद लगे ये तो नहीं, लेकिन हाँ ज़मीन से घिसटता हुआ या पूरे जूते को ढकता हुआ वो पैंट ढका हुआ न हो। मैंने बताया कि उस पैंट में एक बेल्ट लगती। पहले वो बेल्ट ना ये कानपुर में तैयार, कानपुर में चमड़े का काम होता, तो अपने बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अकेले इस बेल्ट को बनाने का काम किया। उसकी बक्कल पीतल की होती, एक खास किस्म की होती, वह निकटवर्ती मुरादाबाद से बन कर आती और ये चमड़ा या कानपुर का होता। ऐसे में बहुत सस्ते में वह अच्छी गुणवत्ता का बेल्ट लाल कलर का ये मिल जाता था। बाहर के लोग भी ऐसे बेल्ट को खोजते थे कि कैसे संकार्यों से बेल्ट प्राप्त की जाए। वो बेल्ट आम कार्यकर्ता भी लगाता, लेकिन हाँ अब वो बेल्ट बदल भी गई और उसकी जगह पर एक रेशे और एक फाइबर का एक उसी कलर का कहें मैरून कलर का बेल्ट का बक्कल तो वही पीतल का या फिर स्टील का रहा, लेकिन उसका जो फीता था वो चमड़े का न होकर और बदल गया। अब वह संघ के बेल्ट के रूप में स्वीकार किया जाता। कमीज, तो कमीज में प्रयोग होते रहे। पहले जैसे टी शर्ट में 3-4 बटन होते तो उस तरह की एक कमीज होती थी, कलर होती थी, लेकिन बाद में वो बुशर्ट ने उसका स्थान लिया, लेकिन पूरी बाह का। तो ये सफ़ेद रंग का
उस पर अगर हल्का फुल्का नील देते हैं कोई आपत्ति नहीं, यानी सूती हो अच्छा, लेकिन अगर हल्का फाइबर भी हो, ये मिला जुला पॉली के रेसे हों तो ही स्वीकार, लेकिन ये सफ़ेद रंग का होना चाहिए, यह सफ़ेद कमीज। फिर एक अंग बस्ता टोपी। टोपी काली ऊनी एक प्रकार की पूरे देश में समान रूप से, अब आप कहेंगे कि ये गर्मी के दिनों में और ये सिर पर काले रंग और काली टोपी का, तो ये अपना एक प्रयोग है, एक रूपता की दृष्टि से प्रारंभ में ये टोपी स्वीकार हुई, आज भी उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। टोपी में लेकर कोई प्रयोग कोई परिवर्तन या आवश्यक नहीं लगा, तो अपने वेश के अलग अलग अंगों में जैसे जूता बदला, मोजा बदला, पैंट बदली, बेल्ट बदला, तो बहुत सारी चीज़ों में समय और अनुकूलता के साथ परिवर्तन हुए, लेकिन यह कि कमीज में भी परिवर्तन एक प्रकार से हुआ, लेकिन टोपी वही है। तो इस रूप में यह अपना पूर्ण गणवेश हुआ। इसके साथ कई लोग दंड को अलग मानते, कई लोग दंड को उसके अंग मानते, लेकिन यहाँ बताऊँ कि दंड सहित पूर्ण गणवेश, ये दंड जो होना, दंड यानी लाठी, वह कंधे तक, ठुड्डी तक की लाठी, अधिकतम ऊंचाई की, यह अपने प्रयोगों में करने के लिए सुगम होती, चाहे योग व्यायाम कहें, दंड योग कहें, दंड के प्रयोग कहें, इस रूप में ये लाठी संचलन का भी अंग बनती। तो ये दंड सहित पूर्ण गणवेश की एक अनिवार्यता अपने यहाँ हुई। तो ये था पूर्ण गणवेश, जिसके अंग उपांग की चर्चा मैंने यहाँ की। आप उसको अच्छी गुणवत्ता का, एक स्वयंसेवक को अच्छा से अच्छा गणवेश धारण करने के बाद इसकी एक ललक होनी चाहिए। हम लोग जब संघ शिक्षा वर्ग में वेश धारण कर लेते तो सामने वाले को आईना बनाकर, एक मिरर बनाकर और कहते कि मेरा वेश कैसा है, निरीक्षण कराते, वो आपको संकेत करता है कि टोपी जरा इधर झुकनी चाहिए, टोपी का जो छोर है वो सिला हुआ हिस्सा पीछे होनी चाहिए, अगर गलती है तो ठीक हो जाती। कोई भी कहीं न्यूनता होती, सामने वाला उस वेश का निरीक्षण करके बताता। ये था गणवेश का निरीक्षण, और ये एक अनिवार्य धारण करने के बाद किसी न किसी से अपने वेश का निरीक्षण कराना, ये परंपरा, यह संघ का पूर्ण गणवेश, जिसको धारण करने के बाद स्वयंसेवक गौरव का अनुभव करता। एक स्वयंसेवक की पहचान उसका पूर्ण गणवेश है। इसकी चर्चा मैंने यूँ किसी अन्य वीडियो में भी आधी अधूरी किया था, यहाँ संक्षेप में किंतु पूरी जानकारी रखने का प्रयास किया। इस विषय में आपके कुछ सुझाव हों, आप बता सकते हैं। ये चर्चा यदि अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।